बीजेपी ने 24 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही हैं मानो चुनावी नतीजों की घोषणा हो गई हो। यह दरअसल अभी उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है और इस लिस्ट पर निगाह डालें तो बीजेपी ने सबको साधने की कोशिश की है। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाला जो नारा है उसी को जमीन पर इस लिस्ट के जरिए उतारती भी दिखी है। जो 195 उम्मीदवार हैं इनमें 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कवर किए गए हैं। 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री इस सूची में शामिल हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम हैं। 28 महिलाएं हैं। तो महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण बिल को कानून बनाने वाली बीजेपी ने 28 महिलाएं भी उतारी हैं। 200 में से 28 मतलब 13-14% है। 33% का जो लक्ष्य है अभी वो दूर की कौड़ी ही दिखाई देता है। लेकिन 47 युवा, और युवा से यहां पर मायने ये हैं जो 50 साल से कम उम्र के लोग हों, वरना भारतीय राजनीति में तो 60-65 साल को भी युवा ही माना जाता है। लेकिन 50 साल से कम उम्र 47 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं। तो क्या एक जनरेशनल शिफ्ट भी दिखाई दे रहा है बीजेपी में। 57 ओबीसी, लगभग 1/3, पूरे 1/3 नहीं बनते हैं, लगभग 1/3 पिछड़ी जाति से उम्मीदवार उतारे गए हैं। 27 अनुसूचित जाति और 18 अनुसूचित जनजाति। तो युवा, महिला, ये 4 जो जातियों की प्रधानमंत्री लगातार बात करते हैं उसमें युवा भी हैं, उसमें महिला भी हैं, उसमें पिछड़े भी हैं। तो उनको साधने की क्या कोशिश करती दिखाई दे रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी बनारस से लड़ेंगे, वाराणसी से लड़ेंगे, गांधीनगर से अमित शाह होंगे, लखनऊ से होंगे राजनाथ सिंह। नितिन गडकरी के नाम का अभी ऐलान नहीं किया गया है क्योंकि महाराष्ट्र और बिहार, वहां से किसी भी उम्मीदवार का बीजेपी ने ऐलान नहीं किया है। उस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन राज्यों की बात करें, सिलसिलेवार तरीके से राज्यों की बात करें तो 51 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से घोषित कर दिए गए हैं। 80 सीटों के साथ यूपी सबसे ज्यादा लोकसभा में सांसद भेजता है। 20 उम्मीदवार पश्चिम बंगाल से उतार दिए गए हैं मैदान में। 18 सीटें जीती थी बीजेपी पिछली दफा, सरप्राइज किया था। 42 में से 18, उसी को बढ़ाने या बरकरार रखने की एक चुनौती बीजेपी के पास है। सामने मुंह बाए खड़ी है क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है अब की बार 400 पार, उसमें 370 खुद बीजेपी के। मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं, 24 का ऐलान कर दिया गया है। 25 सीटें हैं राजस्थान में, वहां पर 15 नामों का ऐलान कर दिया गया है। ओम बिरला उसमें शामिल हैं, साथ ही साथ सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, दुष्यंत, वसुंधरा राजे के बेटे, उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। केरल, जहां खाता नहीं खोल पाई है, पुरजोर कोशिशों के बावजूद बीजेपी, आरएसएस का पुराना नेटवर्क है, वहां पर 20 में से 12 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। तेलंगाना 17 सीटें हैं, उनमें से 9 सीटों पर उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए हैं बीजेपी ने। यहां याद रखने वाली बात यह है कि 4 सीटें जीती थी बीजेपी पिछली दफा। एंड साउथ ऑफ विंध्यास यानी कि दक्षिण भारत की बात करें, वहां पर सीटें बढ़ाने की चुनौती साफ साफ बीजेपी के सामने है। 28 में से 25 सीटें कर्नाटक में जीती थी और 17 में से 4, कुल मिलाकर 132 सीटों में से 29 सीटें जीती थी बीजेपी ने। तो यहां पर सीटें बढ़ाने का एक लक्ष्य सामने है। असम की 14 में से 11 सीटों पर उम्मीदवार ऐलान कर दिया गया है, जबकि गुजरात की 26 में से 26 पिछली दफा जीती थी। 15 उम्मीदवार, उनके नामों की घोषणा हो गई है। 14 सीटें हैं झारखंड में, वहां पर 11 ही जीती थी पिछली दफा बीजेपी। एक आजसू उनके साथ घटक था। कुल मिलाकर 12।
11 के नामों की घोषणा कर दी है। दिल्ली सरप्राइज रहा, अच्छा खासा सरप्राइज। दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 में से 7 बीजेपी जीती थी। इस बार 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। मीनाक्षी लेखी का पत्ता कटा, बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, अब वो नई दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली हैं। और पश्चिमी दिल्ली से, पहले दक्षिणी दिल्ली की भी बात कर लें, रमेश बिधूड़ी, उनको टिकट नहीं दिया गया है, रामवीर सिंह बिधूड़ी को उतारा गया है। जबकि पश्चिम दिल्ली की बात करें तो प्रवेश वर्मा, उनके एक मुखर सांसद साहिब सिंह वर्मा के बेटे, उनका पत्ता कट गया है। कमलजीत शेहरावत यहां से अब चुनावी मैदान में उतारी गई है। जबकि चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री भी रहे, पुराने दिग्गज हैं, उनकी जगह दी गई है प्रवीण खंडेलवाल को। ये व्यापारियों की, कारोबारियों की बातें, उनकी परेशानियां पुरजोर तरीके से सालों से उठाते रहे हैं। तो क्या यहां भी एक शिफ्ट दिख रहा है? डॉक्टर हर्षवर्धन, अच्छी खासी इक्विटी है, गुडविल है लोगों के बीच, लेकिन अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और यहां पर मैं जोड़ता चलूं कि पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर सांसद थे, उन्होंने तो अब चुनावी राजनीति से ही संन्यास ले लिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से 2 उम्मीदवारों का ऐलान, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हैं। उत्तराखंड, कुल मिलाकर 5 सीटें हैं, 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। गोवा से 1, अंडमान से 1, दमन और दीव से 1। लेकिन इसमें 2 अहम राज्य गायब हैं। एक भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। अपनी पोस्चरिंग, सोशल इंजीनियरिंग वो तो करती दिखाई दे रही है बीजेपी, लेकिन हम कई महीनों से इंडिया को लेकर एक सवाल पूछ रहे हैं, भाई सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। तो यहां सीटों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बंटवारे की बानगी क्या अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें जिस राज्य से आती हैं लोकसभा में, वो है महाराष्ट्र। 48 में से 42 एनडीए पिछली बार जीता था, तब शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, या उस वक्त की असल शिवसेना बीजेपी के साथ थी। अब वो साथ नहीं है, लेकिन एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। तो अभी पेंच अटका हुआ है कि भाई शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को कितनी टिकट दी जाए, कितने उम्मीदवार उनके हों, कितने एनसीपी अजित पवार, दोनों अब असली हो गए, उनके कितने उम्मीदवार उतरेंगे, और बीजेपी कितने उतारे। पिछली दफा बीजेपी के 25 उम्मीदवार थे, 23 शिवसेना के थे। और बिहार की भी बात कर लें, आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार में थे और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ मंच साझा करते भी दिखे। नीतीश कुमार बोले, अब कहीं नहीं जाने वाला, अब आप ही के साथ हूं। और 400 पार, एनडीए 400 पार की ताल ठोक दी नीतीश कुमार ने। वो नीतीश कुमार इंडिया के जब रचयिता थे तो 100 से नीचे लाने की बात भी कर रहे थे बीजेपी को लेकर। तो बिहार से किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। अब यहां भी पेंच है क्या? पिछली बार पर हमें नजर डालनी पड़ेगी। 17 सीटें बीजेपी लड़ी, 17 की 17 जीती। 17 पर जेडीयू ने उम्मीदवार खड़े किए, 16 जीती। और 6 पर एलजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। एलजेपी भी 2 फाड़ नहीं हुई थी, तो एक कांग्रेस का जीता था। अब क्या अभी भी पेंच अटका है कि भाई 17-17 अगर बीजेपी और जेडीयू आपस में बांट लेंगे तो चिराग पासवान को कितनी दी जाए, उनके चाचा पशुपति पारस को कितनी दी जाए, उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी उम्मीदें बांधे बैठे हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर तक मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश के नेता, लेकिन बिहार में वो सीट मांगते घूम रहे हैं। तो यहां अभी पेंच अटका है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, और सीधा सवाल क्या है? बीजेपी की 195 की लिस्ट, 24 की कहानी में कितना ट्विस्ट, कहानी बदली है क्या? और सोशल इंजीनियरिंग की झांकी, बिहार महाराष्ट्र का पेंच बाकी। चर्चा में मेरे साथ
देश के दो दिग्गज चुनावी विश्लेषक, सी वोटर हमारे लिए लगातार सर्वे करता है, उनके सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख, सीएसडीएस लोक नीति के लिए सर्वेज करते हैं, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक हैं प्रोफेसर संजय कुमार। अमिताभ तिवारी एक और चुनावी विश्लेषक हैं, पहली बार मेरे कार्यक्रम पर आ रहे हैं। अभय दुबे चर्चा में जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कन्हैया भिल्लारी भी जुड़ने वाले हैं। तो यशवंत, आपकी पहली प्रतिक्रिया, बीजेपी के 195 की लिस्ट, मतलब लगभग उन्होंने अपने आधे उम्मीदवार उतार दिए हैं, दिल्ली में बड़े झटके लगे हैं, नए फेसेस आते दिखे हैं, और जो ये सोशल इंजीनियरिंग जो की है, 50 से कम उम्र के 47 उम्मीदवार, 57 उम्मीदवार पिछड़ी जाति से, महिलाएं 28, अब एससी एसटी को तो देनी भी होती है, रिजर्व सीट होती है, तो मैं अभी उसमें नहीं जाता हूं। आपकी पहली रिएक्शन? पहली प्रतिक्रिया तो यह है संदीप कि जिन राज्यों में बीजेपी को मुझे लगता है कि राज्य के स्तर की राजनीति अलग ढंग से करनी है, वहां पे उन्होंने काफी मेजर फेरबदल किया है। जैसे दिल्ली की राज्य की राजनीति में जो है वो बीजेपी का कोई हेडविंग नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि बड़े तादाद में चेहरे भी बदले हैं, और हो सकता है कुछ चेहरों को जो फ्री किया गया है, जरूरी नहीं है कि संदीप उन्हें राजनीति से मुक्त किया गया है। ये भी संभावना है कि कुछ चेहरों को आने वाले विधानसभा चुनाव के हिसाब से उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन किया, और ये भी संभावना है। लेकिन कई बड़े नाम कटे हैं, स्वाभाविक सी बात है। कई बड़े नामों को रीएडजस्ट किया गया है, वो भी स्वाभाविक सी बात है। नए चेहरे जो आ रहे हैं उनमें ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है। बांसुरी स्वराज का आना ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है, क्योंकि सुषमा जी की गुडविल हम सभी जानते हैं, सब तरफ है, लेकिन पिछले एक साल से मैं उनको एक प्रवक्ता के रूप में भी देख रहा हूं, जिसमें उन्होंने अपने आप को काफी अच्छे और गरिमापूर्ण ढंग से टीवी पे हमेशा अपने को बना के रखा। हो सकता है वो एक नई लीडरशिप की वानगी दिल्ली के हिसाब से। दिल्ली में क्या किसी एंटी इनकम्बेंसी की आशंका भी झलक दिखाती है क्या इस लिस्ट में? प्रवेश वर्मा बड़े कड़े बोल, तीखे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले, गौतम गंभीर ने तो खुद ही चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, डॉक्टर हर्षवर्धन पुराने दिग्गज, और गुडविल आपने शब्द इस्तेमाल किया उनकी बहुत अच्छी है, उनको हटा देना। रमेश बिधूड़ी, अब दानिश अली पर किस तरह से हमला बोला था लोकसभा में, वो सबको जग जाहिर है, इन नामों को हटा देना, इसके मायने क्या देखते हैं आप? डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम हटने से मुझे ये लगता है कि शायद उनको आगे पीछे संगठन में कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि वो संगठन के पुराने आदमी रहे, नंबर एक चीज। लेकिन हाँ, रमेश बिधूड़ी का पत्ता कटना, वो उनका एक कंट्रोवर्सी की जन्म है। उसी तरह से भोपाल से साध्वी का पत्ता कटना, हाँ, ये एक ऐसे एंगल हैं जिनको स्वागत योग्य कहा जा सकता है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि उन बड़बोलेपन से या उन बातों से निश्चित तौर पर बीजेपी की गुडविल कम हुई थी तमाम बयानों मतलब जो शीर्ष नेतृत्व आला कमान पर अपने नंबर बढ़ाने की फिराक में थे, कड़वे शब्द बोलकर, विभाजनकारी भाषा का इस्तेमाल कर, उनका ही पत्ता कट गया है। जी बिल्कुल, एक अंग्रेजी में कहावत है, मोर कैथोलिक देन द पोप। यस, जितने लोग इस तरीके की कोशिश कर रहे थे, वो पत्ता कटा है, वो स्वागत योग्य है निश्चित तौर पर, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी सुधी लोग हैं जो इन तरह की बातों को सुनते हैं, उनको कहीं ना कहीं कष्ट किसी भी पार्टी के हुआ है। और ऐसा लगता था, क्योंकि मजाक भी उड़ाया जाता था, प्रधानमंत्री ने ये बात बोली थी कि हम मन से माफ नहीं कर पाएंगे, उसका लगभग 4 साल मजाक। हाँ, वो नहीं 2019 के चुनाव में बोला था, चुनाव से पहले उन्होंने ये बात बोली तुरंत कि हम मन से माफ नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन यही बात है कि सही चीज का, सही फैसले का सही वक्त होता है। वक्त ये था कि शायद उनका टिकट, उनको उस समय शायद जरूरत थी कि जिस समय वापस उनको उस तरह की इज्जत पे लाने के लिए उनको टिकट दिया गया, लेकिन वो अपने आप को उस गरिमापूर्ण ढंग से नहीं रख पाई, जिस तरह की बातें बोली, तो उनका टिकट काट भी दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे एंगल्स हैं इसमें। शिवराज सिंह चौहान का विदिशा से टिकट मिलना, बाय द वे शिवराज सिंह चौहान, ये दर्शकों को बता दें, जब अटल जी लखनऊ और विदिशा दोनों से चुनाव लड़े थे 1999 में, जब वो दोनों तरफ जीते थे,
तो विदिशा खाली जब उन्होंने सीट की थी तो शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव में अटल जी की जगह पे विदिशा लोकसभा चुनाव वहां से लड़े थे। हाँ। मुझे लगता है उनको रीइंस्टेट करने का एक ये भी मतलब है कि जो वोट कैचर या पुराने अनुभवी नेता हैं उनको केवल जाया नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं केंद्र में या संगठन में उनकी, इन सभी लोगों की भूमिका संदीप बनी रहेगी। और जिन लोगों का पत्ता कटा है कुछ लोगों का, मेरे ख्याल से वो सही कटा है, स्वागत योग्य है और कटना भी चाहिए। कटना भी चाहिए। संजय, आप सामाजिक समीकरण किस तरह से साधती दिखी है बीजेपी, या ये इतना तो होना ही था भाई 57, अगर आप पिछड़ी जाति से 195 की लिस्ट में पूरा 1/3 नहीं होता, लगभग 1/3 पिछड़े दिखाई दे रहे हैं इस लिस्ट में, 1/4 से थोड़ा कम युवा भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है संदीप, बड़ी अगर बात देखें और या बड़े मैसेजिंग की बात करें, युवाओं को आगे लाने की कोशिश की गई है, तो युवाओं को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह पैदा करने की कोशिश की गई कि देखिए 50 साल से कम उम्र के इतनी बड़ी संख्या में यही एक पार्टी है जो टिकट देती है, और उन्होंने अभी कर दिखाया 195 की सीट में, 195 की लिस्ट में 47 अगर उम्मीदवार युवा हैं, तो एक अपने आप में एक हकीकत बयां करती है बीजेपी की स्ट्रैटेजी के बारे में। दूसरी अहम बात, महिलाओं को टिकट देना, 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है, ये भी एक बड़ी बात है जिसका कल प्रचार प्रसार होगा, कल आने वाले दिनों में नहीं, पर अभी भी इसमें संजय, अगर हम देखें महिला आरक्षण कानून बना दिया बीजेपी ने, वो लागू जब भी होगा तब देखेंगे, पर वो 33% आरक्षण की बात है, 28 सीटें, ये तो 195 की लिस्ट है, मैं 200 का सीधा सीधा अगर प्रतिशत निकालूं तो ये 14%, मतलब 14 से भी कम फीसदी, 13% महिलाओं को दिया जा रहा है। अभी यहां पर और गुंजाइश दिखती है या अभी एक और लिस्ट आनी भी बाकी है? नहीं, गुंजाइश तो बिल्कुल बनी रहेगी, 50% दिया जाए तो मोस्ट वेलकम। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया कि भाई महिलाओं के आरक्षण के लिए जो नया कानून पास हुआ है, जो लागू जब भी हो 2029 में लागू होगा, तो उसमें 33% रिजर्वेशन का प्रावधान है, तो अपेक्षा तो कम से कम जरूर रहेगी कि पार्टियां कम से कम 30-35% टिकट महिलाओं को दे। लेकिन अगर 30-35% नहीं दिया गया, इस वक्त अभी एक और लिस्ट आनी बाकी है, हम उम्मीद करेंगे कि बीजेपी शायद ज्यादा संख्या में और महिलाओं को टिकट दे। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, केरल में एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, जिस बात का बार बार जिक्र होता है कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट्स क्यों नहीं खड़ा करती, तो ये नैरेटिव को भी एक तरह से पंक्चर करने की कोशिश बीजेपी ने की है। केरल में मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया है, ओबीसी का जिक्र आप खुद ही कर रहे हैं, जिस बात को लेकर के विपक्ष एक तरह से हमलावर है बीजेपी पर, और या उसको एक अपना हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ओबीसी की गिनती हो, हम ओबीसी के हिमायती हैं, उसको भी एक तरह से नैरेटिव को पंक्चर करने के लिए बीजेपी ने कोशिश की है। और बड़ी संख्या में, इसको मैं एक बड़ी तादाद ही मानूंगा, 33-34% लखनऊ से होकर गुजरता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता। उत्तर प्रदेश के 51 उम्मीदवारों के नाम क्या कह रहे हैं संजय, आपकी निगाह में? हाँ, देखिए, उन्होंने, मुझे लगता है जितनी मजबूत सीटें हैं, कम से कम उनको एक तरह से असमंजस्य में नहीं रखा लोगों को। कुछ नामों के बारे में बार बार चर्चा होती थी कि क्या इसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उन एक तरह से जो इफ्स एंड बट्स थे उसको किनारे किया और लोगों को एक तरह से काम पे लगा दिया। लोगों के नामों की घोषणा हो गई है और वो अब अपने क्षेत्र में जाएं, अपना काम शुरू करें, जनसंपर्क बनाएं और मतदाताओं से संपर्क बनाएं। अभी भी कई सीटें हैं जिस पर बीजेपी को अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी है, और उससे भी अहम बात है सीटों का बंटवारा होना है। उनके तमाम सहयोगी दल हैं और इस बात की खींचतान तो जरूर होगी, बीजेपी कम से कम सीटें देना चाहेंगी, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे राजभर की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो। तो एक तरह से बफर बना के रखा है बीजेपी ने। खीरी से अजय मिश्रा टेणी और वो विवादों में रहे, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को कुचला गया, 4 की मौत हो गई थी, उनका बेटा अभी जेल में भी है, तो रिपीट किया गया है अजय मिश्रा टेणी को। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है, इसे कैसे देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, जिस सीट के आप जिक्र कर रहे हैं टेनी के बारे में, तो वो सामाजिक समीकरण कुछ इस तरह का है। आपको याद होगा उस वक्त भी
उनके बेटे को हिरासत में जब पर कार्रवाई करने में बहुत देर हुई थी, और ये था कि उनका एक प्रभाव है आसपास। और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस घटना के बाद विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस पूरे इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। तो बीजेपी समझती है कि उनके बेटे पे कार्रवाई हुई, लेकिन उनको टिकट इसी के लिए दिया जा रहा है कि उनकी एक हैसियत है उस इलाके में और उसका प्रमाण है। वरुण गांधी का नाम ना होना, मेनका गांधी का नाम, तमाम अभी 6, 7, 8 सीटें उनकी सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत गई। वरुण गांधी की सीट पर अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं, मेनका गांधी भी नहीं। राजनीति का एक और अध्याय भी जुड़ता दिख रहा है क्या यूपी से, संजय? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये जिन दो नामों का आपने जिक्र किया, वरुण गांधी और मेनका गांधी, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि मेनका गांधी की जो पिछली बार जीत हार का मार्जिन था वो भी बहुत कम था, 11,000 का मार्जिन था। और अगर आप पिछले 3-4 सालों में देखें, वरुण गांधी किस तरह से सरकार के कामकाज के बारे में क्रिटिकल रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है पिछले 5-6 महीनों में उनका रुख थोड़ा बदला सा दिखाई पड़ा। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी एक सधी हुई पार्टी है, वो इस बात का संज्ञान लेगी कि वरुण गांधी का पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में, पार्टी के प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज के बारे में कैसा रुख रहा है। वो काफी क्रिटिकल रहे हैं, वो काफी क्रिटिकल रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार की। थोड़ा इशारा किया संजय ने। कन्हैया, 195 की सूची और चौथे नंबर पर आता है बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज्यादा सीटें बिहार से ही हैं, पर अभी किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार में ही थे, नीतीश कुमार और वो प्रधानमंत्री मोदी दोनों मंच साझा भी कर रहे थे। नामों का ना आना, क्या अभी भी सीट बंटवारे को लेकर पेंच बरकरार हैं, या अब दोनों दिग्गजों की बातचीत होगी तो अगली बार आ जाएंगे, ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा? नहीं, यहाँ छोटा मोटा पेच नहीं फंसा है। नीतीश कुमार अभी भी अड़े हुए हैं। भले वो कह दे कि अब हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, 1-2 बार इधर उधर चले गए थे, अब आप ही के साथ रहेंगे, तो ऐसा तो कई बार कह चुके हैं। अब इसमें कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार उन्होंने नहीं किया है, और जो सूचना आ रही है कि लोकसभा के बाद कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इसी बीच भाजपा जो है राजद में तोड़ करके ला रही है। अपने यहाँ बैठा दे रही है। हाँ, 6-7 आ गए। हाँ, 6-7 आ गए, तो बहुत जबरदस्त यहाँ लफड़ा है उसको लेकर के। अब बताइए, नीतीश कुमार, हम लोगों को सूचना मिल रही है कि कह रहे हैं कि 16 पर तो लड़बे करेंगे हम, एगो हम किशनगंज छोड़ सकते हैं, तो 16 इनका हो गया, 17 जीती हुई सीट हो गया भाजपा का, तो 33 सीट हो गया। उधर कह रहे हैं चचा भतीजा दोनों कह रहे हैं कि 5-5 लड़ेंगे। उधर कुशवाहा जी कह रहे हैं कि हमको आप बात किए थे आदरणीय होम मिनिस्टर जी, कम से कम 2 देंगे। उधर से सहनी को इन लोग स्टैंड बाई में रखा हुआ है। मांझी कह रहे हैं कि लड़बे करेंगे, तो सीट कहाँ से बन रही है? इसीलिए बड़ा मुश्किल है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जिसे कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो रही है क्या? घटक ज्यादा हो गए, सीटें कम पड़ रही हैं बिहार में। इसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कि क्या होता हो गया है, ये हाड़ा होता है ना, बड़ी मुश्किल है यहाँ। अब कैसे, अब नीतीश कुमार जो है मान जाएंगे, लेकिन वो मानने वाले नहीं है। हाँ, हो सकता है कि विधानसभा का भंग कर दें, इसके लिए वड़े हुए हैं, तो मान जाएंगे कि चलिए हमारी बात मान लिए, विधानसभा में हमको ज्यादा दे दिए, लोकसभा में आप ज्यादा ले लीजिए। ये सब बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी तक एकदम बीजेपी कहाँ तैयार है विधानसभा भंग करने के लिए? बीजेपी कहाँ तैयार है विधानसभा भंग करने के लिए? जब तैयारी रहती तब तक से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो गया होता। तो ये भी अपने लगे, उसने कह रहे हैं कि नहीं भागेंगे, हमेशा कहते हैं नहीं भागेंगे। आपको याद होगा 8 अगस्त को यह मीटिंग किए थे यहाँ सबके साथ, और उसमें तारकिशोर प्रसाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर, रेणु देवी थी, सब हंसते हुए वैसे ही हंस रहे थे जिसे आज हंस रहे थे लोग। आज दूसरे दिन 9 भाग गए। तो क्या है, कब कोई जानता नहीं है, इसलिए मामला यहाँ बहुत पेचीदा है। मामला पेचीदा है, और मामला कहाँ फंसा हुआ है अमिताभ? महाराष्ट्र में कहाँ मामला फंसा हुआ है? देखिए, हमने इंडिया की बड़ी बातें की है सीटों के बंटवारे को लेकर। एनडीए में बड़ा पुट तो चलिए बीजेपी का है, वो इंडिया में हाल नहीं, कांग्रेस की तो गत बहुत बुरी है। लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ पेच फंसा है? एक भी नाम की घोषणा नहीं की गई है। देखिए, महाराष्ट्र में पिछली बार
41 आउट ऑफ 48 एनडीए को सीट्स मिली थी। हाँ, और अगर आप 25 सीटों पे भाजपा लड़ी थी, 23 पर शिवसेना, और तो ये उनका एक ट्रेडिशनल सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। अब शिवसेना की जगह एकनाथ शिंदे फैक्शन है और एक और एनसीपी जो अपने आप को रियल एनसीपी, और उनको इलेक्शन कमीशन का भी सिंबल मिल गया है, अजित पवार जी का जो फैक्शन है। तो अब 3 दल हो गए हैं लार्जली, और बीजेपी अपनी सीटों को कम नहीं करना चाहती, क्योंकि 25 पे अगर वो लड़ी है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये मानना है कि क्योंकि ये दोनों घटक जो है इनकी चुनावी स्ट्रेंथ की आज तक टेस्टिंग नहीं हुई है। एमएलएस तो इनके साथ है, लेकिन ऐसा बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट का मानना है, और अजित पवार जी को लेने के ये भी मायने हैं कि एकनाथ शिंदे पर उतना भरोसा शायद पार्टी को नहीं है, या उनकी स्ट्रेंथ पर नहीं है। तो अब पेच फंसता है कि बीजेपी चाहती है कि लगभग 30 सीटों तक लड़े, 25 से 30 के बीच में, और इन दोनों को, क्योंकि अब चाहे कुछ भी कहा जाए, ये दोनों जो दल हैं वो अपने अपने सपोर्ट बेस का ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस हाफ हाफ पर है। तो शिवसेना 23 में लड़ी थी तो 10-11 हो जाती है, उसी तरह से 10-10 के करीब, 9-9 के करीब इन दोनों को दिया जाए। तो वहीं पे कहीं ना कहीं पेच जो है वो फंसा हुआ है। नहीं, पर चाहे अजित पवार गुट एनसीपी की बात हो या एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना की बात हो, आधे इन एनी पोजीशन की वो बीजेपी जो उन्हें कहे उसको नकार दें। नीतीश अड़ सकते हैं, क्या ये अड़ पाएंगे? ये पेच कहाँ अटका हुआ है, मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा था अमिताभ। आपकी बात सही है कि दे आर नॉट इन द पोजीशन टू बार्गेन, लेकिन होता क्या है कि जैसा अभी पहले वक्ता भी कह रहे थे, सर कह रहे थे कि बिहार और महाराष्ट्र दोनों में चुनाव जो है विधानसभा का, वो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर होना है। महाराष्ट्र में तो 6 महीने के अंदर, हाँ, 6 महीने में होना है, 6 महीने के अंदर। तो ये दोनों दल ये जानते हैं इस बात को कि अगर ये अगर बीजेपी को लीवे देते हैं तो बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी इनकी सीटों पर, या इनसे जो सीटों की जो बार्गेनिंग है उसमें स्ट्रॉन्ग विकेट पर रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये लोग एक ब्लॉक डील करना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप लोकसभा में हमारी सीटें कम करना चाह रहे हैं या 10-10, 11-11 हमें देना चाह रहे हैं, तो विधानसभा की भी डील अभी हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार 44, पिछली बार तो नहीं, इस बार ही उनके पास अराउंड 44 नहीं, पर अभी कहानी में जो कुछ बड़े ट्विस्ट हैं, कुछ ट्विस्ट तो यहां दिखे अमिताभ, बड़े ट्विस्ट महाराष्ट्र में भी हम देख सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस को भाई लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कह दिया जाए, एक बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है। इसकी कयासबाजी अभी से शुरू हो चुकी है। हाँ, मतलब वो भी कहीं ना कहीं चर्चा जरूर चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस जी को नेशनल लेवल पे सेट किया जाए या भेजा जाए, क्योंकि बीजेपी को अब ये भी देखना है कि शायद कहीं ना कहीं बीजेपी में अब ये है कि एकनाथ शिंदे इस टर्म के बाद शायद उतनी मजबूत स्थिति में ना रहे कि वो चीफ मिनिस्टरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करे। तो उनके बाद कौन? तो या तो फिर से एकनाथ शिंदे जी का ही फॉर्मूला अपना करके अजित पवार को बनाया जाए, या देवेंद्र फडणवीस को फिर से बनाया जाए, या किसी और को बनाया जाए। तो यहाँ क्योंकि चुनाव 6 महीने के अंदर है, थोड़ी बहुत बात नहीं, बिहार में भी यही पेच है क्या? बिहार केंद्रीय मंत्रिमंडल में कन्हैया, बिहार से जो सांसद है सबसे बड़ा पुट वो बिहार से आ रहा है, तो बहुत से नेताओं के तो ऑलरेडी नाम चल रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो अभी होल्ड पर क्या बिहार को रखने की एक वजह ये भी है? नीतीश कुमार तो एक वजह है ही, सीटों का बंटवारा तो है ही, पर 32 लोगों को कह दिया गया था चुनाव की पूरी तैयारी कर लो, अब 17 ही लड़ेंगे तो 15 का तो वैसे ही कटना होगा टिकट। नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी को उसमें परेशानी, अपना कैंडिडेट चुनने में परेशानी नहीं होगी। वो मुझे नहीं लगता है ऐसा। उन लोगों ने लगभग जिस पर गाज गिरेगी वो थोड़ा हमेशा एक नाराजगी होती है ना। तो गाज गिरेगी तो क्या है, भाजपा के जितने भी यहाँ एमपी हैं उसमें कौन ऐसा है जिसका अपना वोट हो? वैसा कोई है नहीं। तो नहीं, वो तो कोई बड़े रुतबे वाला बीजेपी ने कोई चेहरा ही नहीं बन पाया, इसीलिए नीतीश कुमार लगातार 2005 से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस लिस्ट को? क्या ट्विस्ट आया है
जो पटकथा लिख रही थी बीजेपी, उसी पटकथा के मुताबिक है ये 2024 के चुनाव की, या इसमें कुछ ट्विस्ट भी पाते हैं आप? जी, उसी पटकथा के मुताबिक है। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की पहली प्राथमिकता ये रही है कि स्थानीय स्तर की जो एंटी इनकम्बेंसी है सांसदों के खिलाफ, जो दो दो बार से सांसद रह चुके हैं लगातार, या कोई उससे मान लो पहले से भी है, तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि बड़े पैमाने पर कई जगहों पर टिकट बदले गए हैं। दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर टिकट बदले गए हैं। जो पहले खबरें आ रही आम आदमी पार्टी कांग्रेस का साथ आना, उसकी एक, तो वो एंटी इनकम्बेंसी का उनको फायदा मिल सकता है उस गठजोड़ का। वो देख रहे पहली बार ऐसा गठजोड़ हो रहा है। इससे पहले गठजोड़ कभी हुआ नहीं था। एग्जैक्टली। अच्छा, तो वो दिखाई पड़ता है। गठजोड़ ना और अगर शायद ऐसे उम्मीदवार नहीं बदले जाए। अभी खबर बिल्कुल ताजी है, जब उत्तर प्रदेश की हम लोग टिकटों का और सीटों का एनालिसिस करेंगे बैठ के, जोड़ बाकी गुड़ा भाग करेंगे, तो ये फैक्टर वहां भी दिखाई पड़ेगा। दूसरी, आपने बिहार और महाराष्ट्र में बड़ी, अमिताभ जी बड़ी दिलचस्प चर्चा कर रहे थे। मेरा अपना अंदाजा यह है कि बिहार और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग लॉबी है, और जिसका आला कमान का एक पक्ष भी उसको सपोर्ट करता है कि भाजपा को वहां अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए भाजपा जो कुछ भी डील करेगी अपने सहयोगी दलों से, वो लोकसभा के लिए करेगी। वो जब विधानसभा के चुनाव की नौबत आएगी, तब वो पूरे मसले के ऊपर ताजी निगाह डालेगी, नए सिरे से सोचेगी। ऐसी कोई डील नहीं होगी पैकेज डील के लोकसभा में हमारी सीटें कम कर दी, तो विधानसभा की हमें अभी से गारंटी दे दीजिए। ये ना महाराष्ट्र में होने वाला है और ना ही बिहार में होने वाला है। दोनों अलग अलग, दोनों का सौदा अलग अलग होगा। दूसरी बात, जहां तक महिला उम्मीदवारों का सवाल है, मेरा मानना है कि आगे महिला उम्मीदवारों की संख्या और भी बढ़ सकती है। और भाजपा का जो बड़े पैमाने पर पिछले दिनों ओबीसीआइजेशन हुआ है, जो पिछड़ाकरण हुआ है भाजपा का, उसमें अभी पिछड़े उम्मीदवारों की संख्या और भी बढ़ेगी। लेकिन साथ में मैं बाद में यह भी विश्लेषण करना चाहूंगा, जब पूरी सारे उम्मीदवार आ जाएंगे, कि पिछड़ों को मौका, बड़े पैमाने पर मौका देने के बावजूद भाजपा ने किस तरह ऊंची जातियों को संतुलित किया है। क्योंकि भाजपा के अंदर ऊंची जातियों की कीमत पर पिछड़ाकरण नहीं हो रहा है। हिमाचल से किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं। हिमाचल में सरकार अभी भी, मतलब कब गिरी या बची, वो सवाल लाख टके का सवाल है। तो अभी पोजीशन देख रही है कि सरकार बनाने की अगर एक संभावना फिर से पैदा हो गई, तो कुछ लोग फिर लोकसभा नहीं लड़ाए जा सकते, इसलिए हिमाचल रोका गया है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि अभी तो जो प्रतिभा सिंह जी के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, तो वो उनको दिल्ली आना, और उनके साथ ये भी चर्चा आ रही है, पता नहीं कहाँ तक सही है। तो मतलब अभी वो भाजपा के लोगों से हिमाचल की कहानी मुकम्मल अंजाम तक नहीं पहुंची। हिमाचल की कहानी तो बहुत ही बुरी तरह फंसी हुई है। और एक दूसरे को काटने वाली वहां से खबरें आ रही हैं कि वो बागियों से मिले, तो अगले दिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमसे पूछ के गए थे बागियों से मिलने के लिए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं वहां पर। और किसान आंदोलन अभी रुका हुआ है, शुभकरण की जो मौत हुई थी उसके चलते। अब वो क्या फैसला लेते हैं, क्या उसी वजह से हरियाणा की 10 सीटें, 13 सीटें पंजाब की, यहाँ बीजेपी कितने वहाँ उम्मीदवार उतारेगी, शिरोमणि अकाली दल से अभी गठबंधन कहीं उसकी बानगी हमने नहीं देखी है। 10 सीटें रोकी हुई हैं राजस्थान में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी, और यही वो इलाका है जहां इस आंदोलन की गूंज ज्यादा दिखी थी हमें पहली बार भी। लेकिन इस बार का जो किसान आंदोलन है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भागीदारी नहीं है। नहीं, अगर होती है या नहीं, क्या उसी बात को लेकर अभी रुकी हुई है सीटें? देखिए, इस समय जो किसान आंदोलन की स्थिति, हरियाणा से कोई उम्मीदवार नहीं, पंजाब से नहीं। हाँ, इस समय जो किसान आंदोलन की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति को प्रभावित कर पाने की स्थिति में है। इस बार का आंदोलन, अभी आंदोलन भी बहुत ज्यादा दुविधा में है। हाँ, बहुत तरह की दुविधा में आंदोलन में। पिछली बार जैसी एकता भी नहीं है, पिछली बार जैसा विस्तार भी नहीं है। उनको सरकार ने दिल्ली में घुसने से पूरी तरह रोक दिया है। उनके दिल्ली में आने की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि किसान आंदोलन की वजह से भाजपा अपनी चुनावी रणनीति को ट्वीक कर रही है या कुछ बदल रही है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में भाजपा की नीति काफी स्पष्ट रहती है कि किसको क्या लड़ाना है, सामाजिक समीकरण को किस तरह से जाट बनाम अन्य को करना है, कैसे क्या करना है, वो उनके सामने बहुत स्पष्ट है। तो वहां भी मुझे नहीं लगता कि कोई दुविधा होगी उनके सामने। यशवंत, 195 की लिस्ट आई है बीजेपी की। मैं सिर्फ बीजेपी से जुड़ा ही सवाल पूछ रहा हूं। कुल मिलाकर आपको लगता क्या है, बीजेपी अपने उम्मीदवार, एनडीए के नहीं, अपने कितने उम्मीदवार उतारेगी 543 में से? कुछ अंदाजा लगता है इन 195 की लिस्ट से? देखिए, मुझे लगता है कि जिन जगहों पे मुख्य उनके अलायंस के इश्यूज हैं, उसको उन्होंने टच ही नहीं किया अभी।
जैसे अलायंस का इश्यूज उनके पास में है, महाराष्ट्र में अलायंस का इश्यू है उनका, बिहार में। इसके बियॉन्ड उनके पास में फ्री हैंड है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे संदीप उनके अलायंस पार्टनर रहे नहीं है। अब मसलन पंजाब है, पंजाब में अकाली दल के साथ में नहीं है, तो उनके पास में अवसर है 13 के 13 कैंडिडेट खुद अपने खड़े करने का। या फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में अब एआईडीएम के बाहर है, तो उनके पास में अवसर है 39 की 39 सीटों पे अपने कैंडिडेट या और अलायंस पार्टनर और ढूंढे दूसरे, तो उनके साथ खड़े करने का। मुझे ऐसा लगता है कि इन लगभग जो 195 या 200 आप सीट मान लें, इसमें दो तरीके की संदीप कैटेगरीज आपको दिखाई देंगी। एक वो कैटेगरीज है जहां पे उनको श्योर शॉट श्योरिटी है कि हमारा ये कैंडिडेट अपना इलेक्शन निकाल लेगा, इसको अभी से छोड़ दो। दूसरे ये है कि जहां पे बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत है और फिर भी जीत नहीं मिलेगी, तो भी कम से कम मुकाबला अच्छा हो, इसके लिए कैंडिडेट को इतना समय दो कि अच्छे से वो रगड़े दौड़े और उस तरीके से। और अभी भी मेरा मानना यह है कि करीब करीब 200 सीटें और ऐसी आएंगी जहां पे जिसे कह सकते हैं कि एक क्लोज कंटेस्ट उनको लगेगा कि हमको इसमें मेहनत करने की जरूरत है शायद। तो मतलब आप मोटा उम्मीद मोटा कर सकते हैं 400 के करीब उम्मीदवार बीजेपी उतारेगी, ताल ठोक रही है, 370 जीतेंगे। तो मतलब ये 90% का स्ट्राइक रेट हो जाता है सीधा सीधा, उससे ऊपर का। तो 90% का स्ट्राइक रेट संदीप, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि कांग्रेस के अगेंस्ट में तो है ही है, हाँ। उनको केवल 90, अब जो बाकी उनका शत्रपों सोचा है, को वो भी बाकी लोगों के साथ वैसी जी, पटकनी दे पाती है, या एक ताल, एक नैरेटिव, एक मानस भी बनाया जाता है कि अरे भाई इस बार तो हो गए पार। ये तो खुद ही 400 की बात कर रहे हैं, अब वो 400 आए या ना आए, लेकिन एक तो मनोवैज्ञानिक तौर पर एक साइकोलॉजिकल जो वॉर होता है, विपक्ष को धाराशाही करना और वोटर के मन में ये बनाना कि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, क्या ये भी राजनीति हो रही है?